ये वही लोग हैं जिनके पुरखे जो हैं अंग्रेजों और मुगलों की दलाली करते थे। ये वही लोग हैं जो आज लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उनको ये पता नहीं कि भारत की पहचान ब्राह्मणों से है। अखंड भारत का निर्माता में इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर हैं, तो मैं चाहता हूं सामने आओ, हम देखें तो हमें पता तो चले कि कौन इतना बड़ा योद्धा आया इस भारत में जो ब्राह्मणों को भारत से भगाने। या तो सरकार ने विकास अच्छे से नहीं किया, या इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, या इनकी कैसी व्यवस्था रही कि पिछड़ी जातियां दलित बन कोर्ट के फैसले को रद्द करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते रहेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर दीजिए। फिर क्या मतलब इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? पांडे चिल्ला चिल्ला के नेता बन गए, अब बड़ा हाथ मारेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने समाज को बेचने का काम करेंगे। क्या हमारे साथ सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे और सवर्ण आर्मी के महासचिव शिवम सिंह जी हैं। फ्रेम में दोनों दिख रहे होंगे, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरे प्रदेश और देश में एक अलग चर्चा, एक अलग विषय, एक अलग सिद्धांत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। बनारस में आए हैं और मुलाकात हो गई और लगा कि संगठन के बारे में बातचीत करना चाहिए और तमाम जो घटना हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में उस विषय पर बातचीत होना बेहद ज़रूरी है। सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपका और आपके जो सचिव जी हैं, आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं द रियल हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जेएनयू में जो घटना हुई सर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्पष्ट तौर पे जो लोग लिख रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, इसका धर्म ऐसा है, इसको हटाना चाहिए, तो क्या कहें? देखिए, जिन लोगों ने लिखा था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण और बनिया दोनों के लिए लिखा गया था वहाँ पर। हमने वही स्टेटमेंट दिया था। हमने कहा था कि आप अगर इतने बड़े योद्धा हैं तो सामने आकर के लिखो, हमें भी पता चले कि कौन मर्द पैदा हुआ है जो ब्राह्मणों को भारत से भगाने की सोच रहा है। किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो ब्राह्मणों से भगाने बात कर रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनके पुरखे जो हैं अंग्रेजों और मुगलों की दलाली करते थे। ये वही लोग हैं जो आज लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उनको ये पता नहीं कि भारत की पहचान ब्राह्मणों से है। अखंड भारत का निर्माता ब्राह्मण है। तो ये नहीं, इनकी 7 पीढ़ियां आ जाएंगी तो ब्राह्मण को भगा नहीं पाएंगी। इनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर ये वास्तव में इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर हैं, तो मैं चाहता हूं सामने आओ, हम देखें तो हमें पता तो चले कि कौन इतना बड़ा योद्धा आया इस भारत में जो ब्राह्मणों को भारत से भगाने की बात कर रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, देश हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमने सपना देखा था कि हम नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा सपना था। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि 75 साल बाद जो लोग दलित से पिछड़े, जो लोग पिछड़े थे, वो पिछड़े से दलित हो गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो सरकार ने विकास अच्छे से नहीं किया, या इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, या इनकी कैसी व्यवस्था रही कि पिछड़ी जातियां दलित बन गई। पिछड़ी जातियां 75 साल के विकास में उनको अगड़ी बननी चाहिए थी, लेकिन वो दलित बन गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। ये इन सरकारों पर, इनकी व्यवस्थाओं पर, इनकी योजनाओं पर, इनके कार्यों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने कैसे कार्य किया कि पिछड़ी जातियां दलित बन गई। और अगर ये वोट बैंक के कारण ऐसा कर रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे सपने हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। तो ये कैसा विकास हो रहा है हमारे देश में कि अगड़ा बनने के बजाय लोग पिछड़ा बन रहे हैं, पिछड़ा से लोग दलित बन रहे हैं। ये कैसा विकास है? तो ये प्रश्न चिन्ह इन्हीं सरकारों के ऊपर है कि इन्होंने विकास नहीं किया है। अगर विकास किया होता तो पिछड़ी जातियां अगड़ी बनती, ना कि पिछड़ी जातियां दलित बन जाती। मैं किसी सरकार पर हमलावर नहीं रहता हूं। मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, अच्छी नीतियों का समर्थन करता हूं। मैं इस देश का एक नागरिक हूं और मैं अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हूं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि ओबीसी आरक्षण तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा, जो ओबीसी सीटें हैं वो जनरल कोटे में आ जाएंगी और तत्काल चुनाव कराया जाए। लेकिन योगी जी ने कहा कि हम आयोग का गठन करेंगे, ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे, अगर बात यहां से भी नहीं बनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें मैं सरकार को कुछ भी दोष नहीं दूंगा। सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सरकार हैं, किसी जाति के नहीं बल्कि जनता के हैं, और उसके अंतर्गत सामान्य जातियां भी आती हैं। आप हमारे भी सरकार हैं, हमने भी आपको वोट किया है, तो आप न्यायपूर्ण बात करिए, आप पक्षपात मत करिए। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आप दोहरा जो व्यवहार है, दोहरा जो चरित्र है, इसको मत अपनाइए, ठीक है?
आप जो है, आप अगर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि ओबीसी आरक्षण रद्द किया जाएगा, तो हाई कोर्ट ने फैसला अपने किसी फायदे को ना ध्यान में रखते हुए तथ्य तर्क पर दिया होगा, कुछ सबूत पर दिया होगा। आप हाई कोर्ट से बहुत योग्य नहीं है। हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया होगा वो सही दिया होगा। अगर आप ऐसे ही हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते रहेंगे, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर दीजिए। फिर क्या मतलब इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का? आपको जो जब किसी उसके फैसले को मानना ही नहीं है। तो दूसरी बात, इस विषय में सबसे ज्यादा शिकायत मुझे मेरे समाज से है। आज अगर हाई कोर्ट फैसला दे रहा है कि ओबीसी आरक्षण को रद्द किया जाएगा और सरकारें उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, तो हम किस लिए इन सरकारों के पीछे, इन पार्टियों के पीछे लगे हुए दिन रात एक करके हम क्यों इनका समर्थन करते हैं? तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, संगठित होकर के अपनी ताकत को दिखाइए, तब जाकर के सरकार आपके पक्ष में फैसला करेंगी। नहीं तो आपका शोषण होगा, आपके खिलाफ कानून बनेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्वे जी, जब जब चुनाव आता है तब तब राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन एक्टिव हो जाते हैं और दौरा शुरू हो जाता है। आपका भी दौरा शुरू हो चुका है। चुनाव आ रहा है, लोकसभा 24 की तैयारी आप कर रहे हैं या नगर निकाय में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं? सर्वेश पांडे का दौरा सौर समाज को लेकर 2017 से चल रहा है। जब ने हमने संगठन का निर्माण किया है, तब से हमारा दौरा चल रहा है और आज तक हमारा दौरा कोई राजनीतिक नहीं रहा। हमारा दौरा वहां हुआ है जहां मेरे समाज के व्यक्ति को मारा गया है। हमारा दौरा वहां हुआ है जहां मेरे समाज की बहन बेटी के साथ रेप किया गया है। हमारा दौरा वहां हुआ है जहां मेरे समाज का घर गिरा है। हमारा दौरा वहां हुआ है जहां मेरे समाज के साथ भेदभाव किया गया है। मेरा दौरा कोई पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर दौरा होता तो मैं 19 में किसी का समर्थन करता, 22 में किसी का समर्थन करता, पंचायत चुनाव में किसी का समर्थन करता, लेकिन दूर दूर तक कभी कहीं कोई भी न्यूज या कोई भी खबर आपको नहीं मिली होगी कि सर्वेश पांडे ने किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया है। तो ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरा दौरा कोई राजनीतिक नहीं है। मेरा दौरा सिर्फ समाज हित का है और ये दौरा तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा समाज संगठित नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा समाज मजबूत नहीं हो जाएगा। अगर मुझे महसूस होगा कि राजनीति में मेरे समाज की भागीदारी होगी तो मेरे मुद्दे पर होगी, मेरे समाज के साथ होगी, ना कि किसी ऐसी पार्टी का समर्थन करके होगी जो पार्टी मेरे समाज के ही खिलाफ कानून बनाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वेश पांडे चिल्ला चिल्ला के नेता बन गए, अब बड़ा हाथ मारेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने समाज को बेचने का काम करेंगे। क्या कुछ उत्तर देना चाहिए? देखिए, अगर चिल्ला चिल्लाकर नेता लोग बनते तो सब्जी वाला सबसे ज्यादा चिल्लाता है, वो भी नेता बन जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी बात, अगर मुझे समाज को बेचना होता तो बहुत सारे डिमांड बहुत पहले आ चुके हैं, ठीक है, मैं बेच देता। आज भी मैं एक सेकंड हैंड बोलेरो से चल रहा हूं जो कि राकेश शर्मा जी ने दिया है। आज भी कहीं जाने के लिए मुझे तेल की व्यवस्था करनी पड़ती कि व्यवस्था कैसे हो पाएगी। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि सोशल मीडिया पर आप अपने अकाउंट शेयर करिए, लोग सहयोग करेंगे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर आज तक अकाउंट नहीं शेयर किया। उसके पीछे एक कारण रहा है, क्योंकि लोग 1 रुपया सहयोग करेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे सर्वेश जी तो मांगने खाने के लिए आए हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। दूसरी बात, मैं अपने जबान से, मैं अपने शब्दों से क्या कहूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। सभी लोग ऐसे बराबर बने रहें, मेरा उद्देश्य क्या है मेरे काम से स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, सबसे बड़ी तो समस्या यह है कि मेरा समाज अपने हक और अधिकार के लिए ही जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज 2017 से जब से हमने लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, तब से आज मेरा समाज अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होना उसने प्रारंभ कर दिया है। 70-75 साल से दलित और मुस्लिम तुष्टीकरण के 2 यज्ञ चल रहे हैं, जिसमें सवर्ण युवाओं की आहुतियां दी जा रही हैं। सवर्ण आज ब्राह्मण यह कह रहा है कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, आज क्षत्रिय यह कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं। लोगों को संकोच होता था कि मैं कैसे बोलूं। आरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कितना भी पढ़ा लिखा होनहार बच्चा हो वह पीछे रह जाता है। कुछ 4 प्रमुख समस्याएं मैं बताना चाहता हूं। आरक्षण, SC ST एक्ट तो एक नॉर्मल, एक आम समस्या है जिससे सभी लोग परिचित हैं। आज हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही निचले पायदान पर पहुंच गया है। जो समाज कभी सभी समाज का अगुवा हुआ करता था, आज वो समाज सिर्फ दरी बिछाने का और कुर्सियां उठाने का काम कर रहा है। आज जो समाज झंडा सामाजिक रूप से पीछे से लिए हुआ, जिस समाज को देखकर लोग प्रणाम और नमस्ते करते थे, आज उसी समाज को लोग गालियां देते हैं। सामाजिक पतन हमारा हो चुका है, ठीक है। राजनीतिक रूप से जो समाज चाणक्य हुआ करता था, आज उस समाज की ना कोई हिस्सेदारी ना भागीदारी, हम हर एक पार्टी में बटे हुए हैं। इसलिए ना ही मेरा कोई वोट बैंक है, ना ही मेरे लिए कोई पार्टी बोल रही है। तो राजनीतिक रूप से मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए कोई पार्टी महत्व नहीं दे रही। शैक्षिक रूप से आज जो लोग चाणक्य के वंशज थे, जिनका शिक्षा में पहला स्थान होता था, उन्हीं के बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं।
अशिक्षित हैं, चौराहों पर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, शिक्षा से भी बहुत वंचित होते जा रहे हैं। और आर्थिक रूप से हम लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे, सक्षम थे, लेकिन हमारी ज़मीनें सेलिंग में निकलवा दी गई, हमारी रियासतें छीन ली गई। आज हमारे बच्चे 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, 2-2 हज़ार के लिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो ये समस्याएं बहुत गहरी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर हम बड़ी मजबूती से अध्ययन कर रहे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। भाजपा की बात करें तो उसमें मोदी और शाह की जोड़ी की बात आती है, लेकिन जब सवर्ण आर्मी की बात करें तो इसमें सर्वेश और शिवम की बात आती है। ये जोड़ी बहुत हिट है और इनके बिना संगठन भी अधूरा है। शिवम जी, शुरुआत आपसे एक सवाल करेंगे। आप शिवम सिंह हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और प्रदेश में भी एक क्षत्रिय सरकार कही जाती है, जातिवादी सरकार कही जाती है, तमाम लोग आरोप भी लगाते हैं। और सर्वेश जी हमेशा हमलावर रहते हैं योगी जी के ऊपर। आपको बुरा नहीं लगता है, एक ठाकुर होने के नाते आपकी जाति का ठाकुर यहाँ का मुख्यमंत्री है और हमेशा हमलावर रहते हैं? कैसा सोचते हैं, कैसा लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको जवाब देना चाहूँगा और आप ही को नहीं, पूरे अपने क्षत्रिय समाज को भी यह बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई नेता बहुत ही कट्टर जातिवादी है तो मैं ये देखना चाहूँगा कि वो अपने समाज के लिए कितना कुछ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इतने बड़े जातिवादी हैं तो किसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? अपने समाज का हित करें, समाज के जो युवा हैं उनको नौकरियां देने का काम करें, उनको संरक्षित करें, उनको मजबूत बनावें, तब तो हम समझेंगे कि वो किसी जाति के नेता मतलब क्षत्रिय नेता हैं। देखिए, बात ये है कि ये जो नेता होते हैं ये किसी जाति के नहीं होते हैं, ये सिर्फ सत्ता के होते हैं, अपने फायदे के होते हैं, अपनी कुर्सी के होते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे। तमाम ठाकुर बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें संरक्षण मिला, वो कहीं न कहीं से एमएलए बने, एमपी बने या फिर तमाम चीज़ें। कैसे देखते हैं उन तमाम बाहुबलियों को? क्या जातिवादी बाहुबली के रूप में देखते हैं या फिर उन्हें अलग तरीके से? देखिए, बात ये है कि जो भी बड़ा है, जो भी नेता है, मैंने पहले भी बताया, नेता समर्थन करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी बाहुबली का, किसी नेता का मेरा कोई समर्थन नहीं है। कारण है उसके पीछे कि वो केवल समाज को एक अपने नाम से या अपने जाति से गुमराह करने का काम करते हैं, बस। समाज को बेचने का काम करते हैं। समाज को इकट्ठा करेंगे जातिवाद का नाम लेकर के, क्षत्रिय क्षत्रिय चिल्लाएंगे और समाज को इकट्ठा कर लेंगे। जब उनका काम निकल जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, जब वो मतलब कि सत्ता में आ जाएंगे तो उस समाज को भूल जाते हैं। हमारा समाज बहुत ही ठगा महसूस कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत रूप से मैं क्षत्रिय हूं और बहुत ही मध्यम वर्ग भी नहीं कह सकते हैं, पुअर बैकग्राउंड से मैं आता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो क्षत्रिय नेता अपने आप को मठाधीश बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्षत्रियवादी हूँ, इनका क्या कर्तव्य है मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। इनका कुछ नहीं है, इनको समाज को गुमराह करना है और अपना वोट बैंक साधना है, अपना काम निकालना है, सत्ता प्राप्त करके अपने घर भरने हैं और अपने लड़कों को विदेशों में भेजना है पढ़ने के लिए, ऐसा आराम करवाना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठन की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां हैं और संगठन क्या पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका है? संगठन के जो है उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में हमारी कार्यकारिणी गठित है और अभी भारत के 9 राज्यों में गठित है और अभी नए सिरे से पूरी रूपरेखा तैयार करके हर जिले में मीटिंग और बैठकें स्टार्ट होंगी और संगठन का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। से बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत फिलहाल दोस्तों, टीआरएस पे आप देख रहे थे सवर्ण आर्मी के प्रमुख और महासचिव को विभाग अपनी वाकपटुता से जिस तरह से बात उन्होंने रखा है, निस्संदेह आपको जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम वो सवाल करते हैं जो आपको लगता है कि पूछा जाना चाहिए था और वही मैं पूछता हूँ। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ, कैमरा पर है आदर्श पांडे।